में जो हुआ वह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। सोनम वांगचुक को आज राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल समझना चाहिए कि मौजूदा परिस्थिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ोसी देशों को लेकर और अमेरिका के रुख को लेकर जो मुश्किल हालात से भारत गुजर रहा है, उसमें क्या राजनीतिक सत्ता अब किसी समझौते को तैयार नहीं है। इसीलिए लेह का पूरा ठीकरा न सिर्फ सोनम वांगचुक पे फोड़ा गया, बल्कि उसके जरिए जो रिपोर्ट निकल कर आई उसमें बताया गया कि यहां पर नेपाली भी सक्रिय हैं। यानी वो तमाम परिस्थिति जो भारत के पड़ोसी देशों में हो रही है, उन परिस्थितियों को क्या लेह से जोड़ने की कोशिश सरकार ने अपने तौर पर की या जानकारी उसके पास आई? नेपाल में एक झटके में चीजें खड़ी नहीं हुई। उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया थी और वहां पर कौन सक्रिय था? क्या वो डीप स्टेट की सोच थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भारत के इर्द गिर्द एक दायरा खड़ा करना रहा? पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा, इस देश में युवा, छात्र और जेनजी के आंदोलन की जरूरत है और राजनीतिक सत्ता सीधे समझे तो अपनी सुरक्षा के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखकर देश के भीतर की राजनीतिक उथल पुथल को रोकने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। नेपाल के घटनाक्रम के बाद भारत का गृह मंत्रालय भी सक्रिय हुआ। हम फहरिस्त अपने तौर पर होम मिनिस्ट्री ने जुगाड़ करनी शुरू कर दी। और इन परिस्थितियों में ऐसा भी नहीं है कि भारत की खुफिया जानकारी इस दिशा में नहीं गई कि बांग्लादेश के भीतर कितनी बड़ी तादाद में फंडिंग कहां से हो रही थी, अमेरिका से कितनी फंडिंग बांग्लादेश में कैसे आ रही थी, क्योंकि अभी वह कई देशों के साथ खड़ा है। अमेरिका के साथ भी रिश्ते इतने तल्ख हुए नहीं हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका को निशाने पर अभी तक लिया नहीं है। हालांकि अमेरिका और ट्रंप खुद भारत की घेराबंदी, टैरिफ से आगे बढ़ते हुए कई दिशा में कर चुके हैं। एक ऐसी भूमिका है जो मौजूदा वक्त में भारत के भीतर की उन परिस्थितियों की दिशा में आपको ले ही जाएगी जहां पर पहली बार सवाल जनजी का खड़ा हो रहा है। और यानी ध्यान दीजिए, तो एक ऐसी परिस्थिति में है जिसमें दुनिया के भीतर अमेरिका का रुख अपनी जगह या अपनी ताकत को दिखाने को लेकर और स्ट्रेटेजिकली वो कैसे आगे बढ़ता है, इसको लेकर आपके जहन में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आएगा ही। और तुर्की के साथ उसके अपने संबंध तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद खुले तौर पर सामने आएंगे ही। चाइना के साथ टैरिफ वार की शुरुआत, लेकिन बावजूद इसके चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने अमेरिका नतमस्तक है। तो कहीं ना कहीं संबंध व्यापार को लेकर इतने डिरेल ना हो जाएं कि ताकतें आपस में टकराने ले जाएं। इसीलिए शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के लिए वो तैयार है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारत कहां पर है? और भारत अपने तौर पर अगर समझ रहा है कि उसको पहली जरूरत इस देश के भीतर इस देश के लोगों को साथ लेकर चलने की है, और दूसरी तरफ इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां इस देश के भीतर आर्थिक असंतोष और राजनीतिक वैक्यूम के भीतर क्या वाकई आंदोलन की शक्ल में चीजों को खड़ा कर रही हैं? तो क्या लेह की घटना ने वो ट्रिगर का काम किया? क्योंकि लेह की घटना के बाद भी जो जानकारियां निकलकर गृह मंत्रालय तक पहुंची, या उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक झटके में उस शख्स और उस संगठन के ऊपर हो गया जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशनरी काम करने को लेकर है। और ध्यान दीजिए, हम जिक्र आपसे कर रहे हैं सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक को आज राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। यानी जो शख्स नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान की तौर पे रहा, और ऐसा नहीं है कि वह इसी दौर में पहचान रहा, इस दौर से पहले भी पहचान और उसके बाद भी पहचान। अगर आप उनको मिलने वाले सम्मानों को भी देखें तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही थे, मैग्सेसे अवार्ड मिला। 2016 में रोलेक्स अवार्ड मिला है इंटरप्राइजेस को लेकर। उससे पहले अगर कांग्रेस के दौर में याद कीजिएगा तो 2008 में रियल हीरोज अवार्ड मिला, 2002 में अशोक फेलोशिप मिली फॉर सोशल इंटरप्राइजेस उसको लेकर। यानी एक पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर ध्यान दीजिए तो सोनम वांगचुक सरकार के मुरीद थे जिस वक्त धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। लेकिन अब गिरफ्तारी चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत हुई है और इसके साथ जो अलग अलग फाइल खुलती चली गई है, उसमें हमें लगता है कुछ पहले आपको चलना चाहिए। और यह भी कहा गया कि पैसा बाहर से आ रहा है। हालांकि इसका जवाब अपने तौर पर सोनम वांगचुक ने जरूर दिया और खुलकर इस बात का जिक्र किया कि अगर आप परिस्थितियों को समझें तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मुझ पर आरोप लगा, इससे पहले की परिस्थिति भी। लेकिन तत्काल में गिरफ्तारी से चंद घंटों पहले जब सोनम वांगचुक बात करते हैं इस बात को लेकर कि मेरे ऊपर एक झटके में आरोपों की फहरिस्त को तो आप देखिए। ठीक अगले दिन
एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, ऐसे इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। तो मुझ को उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। लेह में हुई हिंसा के बाद सारी फाइल सोनम वांगचुक की खोल दी गई। वो खुद बता रहे हैं कि उससे पहले सिर्फ 2022-24 के बीच, लेकिन उसके बाद तो 2020-21 के दौर की भी तमाम फाइलें खोलकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है इसको टटोला जाने लगा। इनकम टैक्स के नोटिस आने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो गए। जो उनका अपना NGO हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, उसको लेकर FCRA जो विदेशी फंडिंग होती है उसकी जांच शुरू हो गई। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले, ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहां चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए। इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूँ। तमाम अकाउंट, तमाम दस्तावेज टटोले जाने लगे। लेकिन यहां से एक और दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी और एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर लद्दाख को भी पहचान मिली, तो उस वक्त बकायदा 2019 में ही सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया, यानी एक्स पर लिखा ये कि शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, लद्दाख के लिए लंबे समय से देखे जा रहे ख्वाब को पूरा करने के लिए। देशभक्ति की भावना, भारतीय सेना को लेकर प्यार प्रधानमंत्री जिस तरीके से दिखलाते हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन अब क्या हुआ, यानी उनकी ही देशभक्ति पर सवाल उठ रहा है और उन्हें चीनी एजेंट कोई कह रहा है, कोई खुले तौर पर कह रहा है ये जेनजी की शुरुआत जो राहुल गांधी ने अपने तौर पर ऐलान की, वो दरअसल ले से उसकी धार निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है? महत्वपूर्ण तो यह है कि देश के भीतर के हालातों को लेकर जो गृह मंत्रालय के पास अपनी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आश्रय वह जो भी परख रहा है, उसमें उसे इस बात का अंदेशा तो है कि लेह में जो हुआ वह सब कुछ अचानक नहीं हुआ और लेह के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी उसे लग नहीं रहा है। और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो राहुल गांधी जिस छात्र, युवा और जेनजी का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर है उनके पास भी ऐसी जानकारी जरूर होगी। यानी भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों ने भारत के भीतर उस आंदोलन के शक्ल को बदल डाला है जो इससे पहले राजनीतिक दलों के जरिए चला करती थी। एक झटके में उसकी कमान कहीं और है, रास्ते कहीं और से निकल रहे हैं, मदद कहीं और से आ रही है। यही वो परिस्थिति है जो ताकतों और डीप स्टेट को लेकर दुनिया भर में बहस का हिस्सा बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।